अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। एक अरसे बाद फिर आपसे मुलाकात का मौका मिल रहा है। मसला आपको भी बेहतर तौर पे पता है। आजकल कोरोना वायरस जिस तरह से उसने मसाइल पैदा किए हुए हैं, हमें आने जाने में इस्लामाबाद में काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा तादाद में गाड़ियों में एक साथ सफ़र कर लेते हैं, तो इस बीमारी के फैलने का भी ख़दशा होता है, तो इसलिए बहुत एहतियात करनी होती है। और आपको जैसे पता है कि नवाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट जमा हो गई है। क्या इससे हुकूमत को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ की अहलियत के लिए जो एहसन भून ने एप्लीकेशन दायर की थी, उस पे 8 एतराज़ात लग गए थे। तो क्या इस नए चीफ जस्टिस के पास वो समाअत हो सकेगी, और नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे जो मामलात हैं, क्या उनको क्या और किस कदर चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश होंगे? बात ये है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो बेहतर हिसाब में है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ का मुल्क में वापस ना आना और उसकी मेडिकल रिपोर्ट का आना, और फिर ये कहना कि अगर वो सफ़र करेंगे तो उनको जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है और वो बीमार हो सकते हैं, उनको आर्ज़ कल्ब जो है वो उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। कोरोना वायरस से भी वो जो है इस जान फ़ानी से कूच कर सकते हैं। तो अभी ये जो कंडीशन है, इससे ये क्लियर हो गया है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फ़िलहाल एक ही पेज पे चल रहे हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल है तो क्लियर बात है कि इस गवर्नमेंट को फ़िल वक्त कोई ख़तरा नहीं है, अपोजिशन से भी, एस्टेब्लिशमेंट से भी। और जो हम बात करते रहते हैं कि अगली हुकूमत कौन बनाएगा, तो वो भी फ़िलहाल एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत चूँकि एक पेज पे नज़र आ रहे हैं, तो लग यही रहा है कि अगली हुकूमत भी यही इमरान खान ही बनाएंगे। अब जो बात दूसरी चल रही है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की न्यायाली ख़त्म कराने के लिए एहसन भून ने जो पटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पे 8 एतराज़ात लग गए थे। और ये भी आपको बता दूं कि ये एतराज़ात पे अपील दायर होगी, और अपील दायर जब होगी तो ये एतराज़ात भी ख़त्म कर दिए जाएंगे, और ये अपील जो है वो समाअत के लिए जो ये दरख्वास्त है ये समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी, क्योंकि 184(3) एक वाहिद आर्टिकल है जिसमें आप जहां मर्जी खींचें आप खींच सकते हैं। इफ्तिखार चौधरी के दौर में इसी 184(3) का फ़ायदा लेकर ऐसे ऐसे केसेस भी पुट अप किए गए, ऐसे ऐसे मुकदमात की भी समाअत की गई जिनको हम कह सकते हैं कि 184(3) के तहत दूर दूर तक का वास्ता नहीं था। जैसा कि आपको पता है कि 184(3) जो है, एक तो मुफाद आमा का जो मामला हो, अवामी दिलचस्पी का, और इसमें ये चीज़ें देखना पड़ती हैं कि कलेक्टिवली जो है ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह कोई मामला जो भी है अवामी मुफाद आमा के हवाले से। और नवाज शरीफ का मामला बज़ाहिर जो एहसन बुन की पटिशन है उसमें भी यही लग रहा है कि ये मुफाद आमा का नज़र आ रहा है। मगर आया ये अब नवाज शरीफ के हवाले से बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं कि एहसन बुन ने एक तो एक अरसे बाद ये पटिशन दायर की है, और न्यायालय कोई नवाज शरीफ की अभी ताज़ा तरीन नहीं है कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यार ये पटिशन आई है तो बेहतर हालत है। दूसरा ये है कि उन्होंने ये दरख्वास्त दी है इनफरादी तौर पे, ये ज़ाती हैसियत से है। और नंबर 3, ये दायरा कार जो 184(3) का है, उसमें क्या सियासी मामलात भी आते हैं या नहीं, ये इसकी उन्हें जो है वो तशरीह करके अदालत को बतानी होगी। और जो 8 एतराज़ात लगे हैं वो भी इसी नौइयत के हैं जिनका जवाब एहसन बुन को देना है। और उन्होंने कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा भी है कि हम इस मामले को जो है वो इस पे अपील फाइल करेंगे, और उसके बाद जो है ये मामला ज़रूर समाअत के लिए मुकर्रर होगा। उन्होंने फुल कोर्ट जो रेफरेंस हुआ है चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की इस ओहदे से अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के हवाले से जो उनके हवाले से दिया गया था, तो उसमें भी उन्होंने इस पे कड़ी तनकीद की थी। और पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन ने भी बड़ी सख्त तनकीद की, और जस्टिस गुलजार अहमद के किरदार पे काफ़ी कुछ जो है वो एतराज़ात भी आयद किए, और कहा कि बतौर जज जो है वो
सीनियरिटी में नहीं आते थे जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। उसके साथ साथ सिवाय इसके कि वोकला की जो हाउसिंग सोसाइटी है उसमें जाके उन्होंने अपना जो है वो कतबा लगवाया है और उन्होंने उसका इफ्तिताह किया था। उसकी तारीफ के अलावा बाकी मैंने देखा है कि जजेस के तैनाती के हवाले से सीनियरिटी के मामलात पे काफ़ी हद तक जो है वो बातें की गई हैं और मामलात बड़े अजीब सी सूरत हाल इख्तियार किए हुए हैं। आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, उसमें मैं आपको कुछ नुकात बता देता हूँ। पहली बात तो यह है कि वोकला के जो केसेस हैं वो टाइम टू टाइम किस तरह लगेंगे। क्या वो जो पहले डेट वाइज जो सिलसिला चल रहा था उसी के मुताबिक केस लगेंगे या किसी को प्रायोरिटी और किसी को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी उस सतह पे होंगे। क्योंकि वोकला का ये भी उससे मुतालबा था नए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से कि हमारे जो मुकदमात हैं हमें 2 दिन 3 दिन पहले बताया जाता है और इसके लिए फिर मुकदमे की तैयारी वो नहीं कर सकते और इसी वजह से वो फिर अदालत में जब पेश होते हैं तो वो सूरत हाल भी बेहतर नहीं होती। इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, उमर अता बंदियाल साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट जब वो पहुंचे हैं तो उनको पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया है और साथ साथ मुलाजमीन ने उनको खुशामदीद कहा है। अभी तक जो है ना उनको मुबारकबादों का सिलसिला जारी व सारी है और मैं आपको बता रहा था कि उनको चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। एक तो पहला चैलेंज यही नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की जो पटिशन है ये दोबारा ज़ाहिरी बात है इस पे अपील दायर होगी, ये चीफ साहब के पास फिर आएगी, आया ये लगेगी नहीं लगेगी। उसके साथ साथ सीनियरिटी वाइज जो जजेस का तकर्रुर है सुप्रीम कोर्ट में आने का, क्योंकि अभी जब गुलजार अहमद साहब रुखसत हो गए हैं तो अब वो एक सीट तो सुप्रीम कोर्ट के जज की खाली हो गई है। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट से जज लाया जाता है या पिशावर हाई कोर्ट से लाया जाता है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से लाया जाता है या सिंध हाई कोर्ट से लाया जाता है। सीनियरिटी में कौन आ रहा है उसको देखने के बाद वो जज आएगा। एक तो ये बड़ा मसला है। नंबर 2 जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा के जो फ्रेंडली फायर अक्सर बेशतर होते रहते हैं और उनकी वाइफ जो है वो भी हुकूमत के हवाले से मुख्तलिफ दरख्वास्तें ख़त वगैरह जो है इधर उधर सदर को भी अरसाल करते रहते हैं। और फिर जिस तरह काजी फायज ईसा ने कल भी CDA को जो है कुछ जो वो बैनर्स वगैरह चीज़ें लगा रहे थे और रुकावटें खड़ी कर रहे थे, सुबह जब वो कोर्ट आ रहे थे तो उन्होंने उस पर भी काफ़ी रद्द-ए-अमल दिया और रोका था। तो आने वाला जस्टिस काजी फाइज ईसा का रद्द-ए-अमल क्या होता है, जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ वो किस तरह बैठते हैं, किस तरह वो साथ देते हैं, आया और जजेस की जो कंपोजिशन अब बनेगी बेंचों की वो किस तरह होगी और क्या इस सूरत हाल बनेगी। और जस्टिस आयशा मलिक भी अब हल्फ लेके आज भी जो है वो एक चौथे बेंच में जो है वो 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है और जिसमें इजाजुल एहसन मुनीब अख्तर के साथ वो काम कर रही हैं। तो ये एक तो ये है। उसके बाद लापता अफराद के लिए लार्जर बेंच की तश्कील एक बड़ा मामला वो भी पड़ा है। उसके साथ साथ सुप्रीम जुडिशल कौंसल में जो वोकला जजेस के हवाले से जो शिकायत आई हुई हैं और 209 के तहत उनका क्या होगा, वो कैसे टेकअप होंगी, क्या उसका सिलसिला कैसा रहेगा और उसमें भी जस्टिस काजी फाइज ईसा का बड़ा रोल होना है। और फिर एनरोलमेंट कमेटी में भी जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो इंचार्ज हैं, वो वोकला के लाइसेंसों के हवाले से और उनको इजाज़तनामे और तकर्रनामे दे रहे हैं। उसके साथ साथ जस्टिस मकबूल बाकर भी रिटायर होने जा रहे हैं। तो अब ये जो इंज़बाती कमेटी वोकला के हवाले से बनी हुई है जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल के 4 नुमाइंदे और एक जज होता है, तो मकबूल बाकर की रिटायरमेंट के बाद पता ये चला है कि जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन जो है वो इस इंज़बाती कमेटी को संभालेंगे और फिर वोकला की जो के ख़िलाफ़ जो शिकायत आई हुई हैं उनको सुनेंगे। अब तक सुना यह है कि कराची के मामलात पे पेशरफ्त हुई थी, उस पे इजलास हो गया था, लाहौर वाला होना था और वो लाहौर में होना था। शायद वो उसमें ज़्यादातर केसेस नहीं हो सके। उसके बाद फिर इस्लामाबाद की बारी भी आनी है। तो अच्छे खासे वोकला के भी केसेस हैं कि उनकी शिकायत को कैसे रफ़ा किया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ जो अवामुन्नास की शिकायत हैं। तो मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं हुकूमत के साथ किस तरह चल पाएंगे, हुकूमत के क्या इक़दामात को सराहेंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे या उनके ख़िलाफ़ सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। बहरहाल
मीडिया के हवाले से उनका जो तासुर पहला आया है वो क्लियर हो गया है, वो सामने समझ आ गई है। उन्होंने एक तो सोशल मीडिया पे सख्त तनकीद की है, और उसके साथ साथ जस्टिस गुलजार अहमद के जिस ओहदे से जो रिटायरमेंट के सिलसिले में जो जजेस ने उनको पुरतकल्लुफ़ इशाइया करार दिया हुआ था, उसमें सहाफ़ियों को पहली बार मदऊ नहीं किया गया, वरना इस इशाइये में सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स को ज़रूर मदऊ किया जाता है। और फिर उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि ईवान सदर में जो चीफ जस्टिस की हलफबर्दारी की तकरीब थी, पिछले चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स को भी लेके गए थे, मगर इस चीफ जस्टिस यानी उमर अता बंदियाल ने सहाफ़ियों को इस हवाले से भी कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई है। आने वाले दिनों में मीडिया को वो कैसे उनके साथ चलते हैं, और मीडिया मौजूदा चीफ जस्टिस के इस नए रद्द अमल को देखने के बाद मीडिया क्या अपना रोल प्ले करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। बहरहाल आने वाले फिर इलेक्शन भी उसके बाद होने हैं। उमर अता बंदियाल की तकर्री और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ लेने के बाद ये आने वाले जो इंतखाबात हैं वो भी इंतहाई अहमियत के हामिल हो गए हैं। और इस मौजूदा हुकूमत की महंगाई और दीगर मामलात पे भी पटिशनें आ सकती हैं, और नवाज शरीफ के हवाले से भी पटिशनें मज़ीद भी दायर होंगी, जिसमें पिंडी हाई कोर्ट बार, मुल्तान बार और कुछ बार जो हैं वो दरख्वास्तें तैयार कर रही हैं। वो भी ज़राए ने हमें बताया कि जल्द ही वो भी सुप्रीम कोर्ट में दायर होंगी। आने वाले दिनों में बहुत कुछ आपको भी देखने को मिलेगा, हमें भी देखना यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो इंतहाई शरीफुन्नफ्स हैं, वो किस तरह इस सारे मामलात को टेकअप करते हैं और किस तरह इनसे निमटते हैं। इंशाल्लाह हम आपको गाए बगैर उस बारे में भी तफसीलात से आगाह करते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए देखते रहिए अख्तर सिद्दीकी न्यूज़। बहुत शुक्रिया।